ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से इलाके में जिसका नाम जूनी था, जो कि न्यू साउथ वेल्स की तरफ मौजूद है, 1885 में एक प्रॉपर्टी वहाँ खरीदी जाती है और उसको एक बहुत बड़ा सा आलीशान सा घर बनाया जाता है। उसमें रहने वाले क्रिस्टोफर एंड एलिजाबेथ क्रॉली नामी दो मियाँ बीवी उसमें आके रहते हैं। और उसके बाद शुरुआत होती है कुछ अजीब और गरीब इंसिडेंट्स की। एक प्रेग्नेंट केयर टेकर लड़की उसके अंदर होती है जिसको कोई बैल्कनी से पुश कर देता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट मर जाती है। एक छोटा सा बच्चा जो शायद अभी सीढ़ियां चढ़ना ही सीखा होता है, उसको कोई सीढ़ियों से धक्का दे देता है, वो गिर के ऑन द स्पॉट मर जाता है। और एक थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड बच्चा अपने ही कमरे में जल कर मर जाता है। कमिंग बैक टू 1963, ये 1885 के बाद वाकयात हुए थे। 1963 में एक फैमिली उस घर को दोबारा परचेज करती है। और फिर शुरुआत होती है उस खतरनाक जर्नी की, जिसकी वजह से इस घर को ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट हॉन्टेड हाउस का लक़ब मिल जाता है। मॉन्टी क्रिस्टो होमस्टेड नाम की ये प्रॉपर्टी, जो पता नहीं कब से बनी हुई है, 1885 से आप अंदाज़ा लगा लें, 1963 में जाके दोबारा आबाद होती है, जिसमें दो मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ उस प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं और रहना शुरू करते हैं। पहले ही दिन जब उन्होंने उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा होता है और शिफ्ट हो रहे होते हैं, फाइनल शिफ्टिंग हो रही होती है, दिन भर सारा सामान डंप किया जाता है। रात को थोड़ा बहुत सामान जो रह जाता है वो अपने पुराने इलाके, अपने पुराने घर से समेट के अपनी गाड़ी में रख के अपने नए घर की तरफ पहुंचते हैं। और जैसे ही घर के सामने गाड़ी रुकती आके, तो वो देखते हैं कि पूरे घर में रोशनी रोशनी हुई हुई है। हैरत की बात यह थी कि उस घर की अभी तक बिजली भी नहीं थी। दोनों मियाँ बीवी परेशान हालत में अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़कर, ताकि सिक्योर्ड रहें, बंद करके घर के अंदर दाखिल होते हैं, ये समझ के कि शायद कोई इंट्रूडर आ गया है, चोर आ गया है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं, वो लाइट जो पूरे घर में जगमगा रही होती है आहिस्ता आहिस्ता करके डिम हो जाती है। जब जाके कमरे चेक करते हैं तो किसी को ना पाके अजीब हैरत में रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। खैर, एक इत्तेफाक समझ के, इग्नोर करके उस घर में वो शिफ्ट हो जाते हैं। लाइट आ जाती है, रोज़ाना का जो मामूल है वो शुरू हो जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं वो शिकायत करते हैं अपने वालिदैन से कि घर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के उस पे बना हुआ था। तो बच्चे वालिदैन से शिकायत करते थे कि सेकंड फ्लोर पे कोई हमेशा भागता हुआ हमें फील होता है, कि कोई भाग रहा है और एक से ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। वालिदैन को लगता था कि शायद बच्चे मस्ती मजाक कर रहे हैं। लेकिन ये बात उस वक्त
वालिदैन के सामने भी क्लियर होना शुरू हुई जब एक दिन मिस्टर रायन अपने लाउंज में बैठे हुए शायद टीवी देख रहे या कुछ भी, जो भी XYZ न्यूज़पेपर बुक पढ़ रहे हो, देखते हैं कि दूसरे ही कमरे में जहां सामने कमरा था लाउंज के, वहां पे एक औरत अचानक से नमूदार होती है, बूढ़ी सी औरत, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और उनको एक हिंट दे रही है और कह रही है कि गेट आउट। ये बात अनयूजुअल थी, इसीलिए करीबी जो लोग थे, जो मोहल्ले वाले थे, जो भी नेबरहुड था, वहाँ पता किया तो पता चला कि वहाँ पे इस तरह के मियाँ बीवी रहते थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर एंड एलिजाबेथ क्रॉली। और बकौल नेबर्स के इस घर में उन्हीं दोनों की रूह, स्पिरिट, जो भी आप कह लें, एंटिटी, एनर्जी, वो ही नजर आती है। बात अभी खत्म नहीं होती। कभी किसी जगह पे फर्नीचर उठता हुआ नजर आता, कभी दरवाजों पे नॉक होती हुई सुनाई देती, कभी घर की घंटी बजती रहती, लेकिन जब चेक करो तो बाहर कोई नहीं होता, फिर भी घंटी बजती रहती। और इस दौरान वो औरत, वो बूढ़ी, जो भी आप कह लें, जिन, स्पिरिट, आत्मा, रूह, वो हर फैमिली मेंबर को आके गुस्से में यही बात बोलती, गेट आउट बिफोर ही कम्स इन, बिफोर ही कम्स इन, गेट आउट बिफोर ही कम्स इन। और एक दिन वो होता है जिसके बारे में वो बार बार इंडिकेट कर रही होती है। एक दिन फैमिलीज ने ऐसी एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी होती है, अपने मेहमान आए हुए होते हैं, तो बच्चों को सुलाने के लिए ऊपर वाली जगह खाली होती है, वहाँ अपने बेटे को सुला देते हैं। दो बेटियों की ये जिम्मेदारी लगाई जाती है कि हर 10 मिनट के बाद एक बेटी जाएगी और उस बच्चे को देखेगी जो सो रहा है, कि वो आराम से है, गेरा वेरा तो नहीं, रो तो नहीं रहा, तंग तो नहीं कर रहा। और नीचे माँ बाप अपने दोस्त, यार, अहबाब के साथ हंसी मजाक और पार्टी कर रहे हैं। 2-3 दफ़ा चक्कर लगे बच्चों के अपने भाई को देखने के लिए। जब 4th या 5th टाइम एक बहन रूम में गई, फर्स्ट रूम में, उसने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला वो देखती है कि उसके भाई के बिल्कुल बराबर में एक बूढ़ा, खौफनाक शक्ल का शख्स खड़ा हुआ है और गुस्से से उस बच्चे को देख रहा है। और जैसे ही ये लड़की दरवाजा खोलती तो उसकी तरफ भी देखता है। भागकर वो वहीं पे शोर मचाती है, भागकर जाती है, अपने वालिदैन को बताती है। वालिदैन आते हैं, देखते हैं तो कोई भी मौजूद नहीं होता। जब बच्ची से उसकी शक्ल और उसकी जो भी किस तरीके का फेस था ये जानते हैं, उससे स्केच बनवाते हैं, तो पता चलता है जो प्रीवियस ओनर्स थे मिस्टर क्रिस्टोफर क्रॉली, उनसे उस शक्ल का मैच होता है। फिर इंसिडेंट्स मजीद बढ़ना शुरू होते हैं। एक दिन मिस रायन अपने एटिक, एक जगह होती है जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ वॉशिंग एरिया होता है, अंग्रेज़ों के घरों में टॉप फ्लोर पे एक 2 छती टाइप की चीज़ होती है जहाँ पे कपड़े वपड़े या स्टोर वगैरह की, स्टोर रूम टाइप की चीज़ होती है।
वहाँ पे वो अपने कुछ सामान वामान चेक कर रही थी कि उसकी सामने जो खिड़की थी उससे नज़र पड़ती है सामने अपने गार्डन पे जहाँ पे कपड़े सूख रहे होते हैं। और वो देखती है कि कपड़े जो हैं वो एक अजीब पोजीशन में ऊपर हो रहे हैं। सबसे पहले वहम आता है कि यार हवा चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस पोजीशन से वो कपड़े उठ रहे थे उससे लग रहा था कि कोई उनको उठा रहा है। फिर कई सारी तस्वीर ऐसी उनकी, जब फैमिली पिक्चर्स आप घरों में खींच रहे होते हैं तो उस तस्वीर में किसी का नज़र आ जाना, कभी किसी को नज़र आ जाना। और लास्टली जिस चीज़ के ऊपर वो बार बार वही औरत जो नज़र आती थी वो बोलती थी कि वो शख्स बहुत गुस्से में है, आप लोग घर से दफ़ा हो जाइए। दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। कि अचानक से उनको फील होता है कि उनके ही रूम के उनके बिस्तर पे कोई चीज़ आके बैठी है। आंखें खोल के देखते हैं तो पता चलता है वही बूढ़ा शख्स, खौफनाक शक्ल, सामने बिस्तर के बीच में बैठा हुआ है। और उसके हाथ में उनके बेटे का सर है। परेशान हाल, चीखते चिल्लाते वो बच्चों के रूम में जाते हैं, बच्चे को देखते हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद चर्च को इन्वॉल्व किया जाता है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, उस जगह को प्योरीफाई किया जाता है। जो भी क्रिश्चियनिटी में या जो भी मज़हब है वो फॉलो करते थे, मज़हब उसके ज़रिए क्रूसिफ जो भी करते थे करके उस जगह को थोड़ा सा लेस ईवल बनाया गया। टिल डेट ये जगह मौजूद है। अब इसको एक रेस्टोरेंट कम होटल टाइप की जगह बना दी गई है। अगर कभी आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो द नोटोरियस मोंटी क्रिस्टो होमस्टेड जरूर विजिट कीजिएगा। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, welcome to Must FM 103. My name is Minhaj Ali Askari and welcome to the Late Night Horror Show. मेरा और आपका साथ 12 से 2 बजे तक का है। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो कि मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। नंबर 1, आप लोग अपने SMS अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं, बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएँ, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें कॉल करना चाहते हैं 021345207191। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ 021345207191। वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल करके अपने साथ हुए वाक़यात या फिर अगर आप कोई ऐसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं जहाँ पे आपको इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल एक ईमेल एड्रेस है,
वो है official.minhajaliaskari@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा फेसबुक लाइव एक्टिव है। अगर आप लोग रेडियो सेट के ज़रिए नहीं सुन सकते तो फेसबुक पे जाइए और वहाँ पे आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं, www.facebook.com/minhajaliaskari। इसके अलावा जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, दैट इज़ यूट्यूब। हमारा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, which is www.youtube.com/minhajaliaskari। चलो जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अभी आपसे हमने एक ऐसे नोटोरियस मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की थी, जिसके बारे में सुन के बहुत सारे लोगों ने शायद ये कहा होगा कि हो सकता है कि ये बिज़नेस टेक्निक हो चलाने की, क्योंकि अंग्रेज़ों के अक्सर ये देखा गया है कि किसी बिज़नेस को अगर चलाना हो तो उसके एक यूएसपी बनाई जाती है कि क्यों आप उस रेस्टोरेंट आएँ या क्यों आप उस होटल आएँ। लेकिन बकौल इस फैमिली के जो अब रिसेंटली वहाँ रहती है, ऑलिव रायन और रायन फैमिली, उनके बकौल कि जो नॉन बिलीवर आता है, जो ये इस बात पे यकीन नहीं रखता कि जिन्नात होते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब फेक होता है, वो जब इस दर एक रात गुजार के वापस जाते हैं तो उनका बिलीफ जो होता है वो डामाडोल हो चुका होता है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात हुए हैं। पियानो का बजना, जबकि लाउंज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, फर्नीचर फ्लोट होना, एलिवेट होना, आप सो रहे हैं और आपके इर्द गिर्द कोई बार बार चक्कर लगा रहा हो, आपको लगे कि कौन है, देखें तो कोई भी नहीं हो। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा में ही नहीं होती, ये हर जगह होती है। इसका ताल्लुक किसी ज़मीन से नहीं, कि मखसूस ज़मीन से नहीं। ये वाक़यात मैंने कराची में भी लोगों के यहाँ सुने हैं। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने गुलिस्तान जौहर था या आई थिंक गुलशन था, मुझे एग्जैक्टली उनका इलाका याद नहीं। उन्होंने घर लिया, घर में सामान शिफ्ट किया, बिल्कुल सेटिंग वेटिंग की। नेक्स्ट डे आए तो सारी सेटिंग आउट। उनको लगा कि शायद मोहल्ले वाले बच्चे जो हैं वो शैतानी कर रहे हैं। दोबारा एक दिन लगा, फिर शिफ्टिंग हुई, फिर सेटिंग हुई, सारे कमरे सेट किए गए। नेक्स्ट डे फिर सारी सेटिंग उलट पुलट। जब इर्द गिर्द के लोगों से पता किया तो पता चला कि इस घर को हर जो भी इस घर में रहने आया है वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद छोड़ के चला जाता है। पर इनके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ।
After 2 weeks, they were bound to leave that place. और जिस तरीके से वो गए थे, that was devastating. फिर सवाल ये बनता है कि शिफ्टिंग तो हर कोई करता है, एक घर से दूसरे घर हर कोई जाता है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर आप जाती हैं, तो इन चीज़ों का पता कैसे चले कि ये आखिरकार जिस जगह हम जा रहे हैं, जिस जगह नहीं हम जगह जा रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, वहाँ पे जिन्नात हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं, इसका पता कैसे चले? अक्सर लोग मोहल्ले वालों से पता कर लेते हैं कि इर्द गिर्द के लोगों से पता कर ले, ऊपर रहने वाले, साइड में रहने वाले। लेकिन जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे झूठ ज़्यादा बोला जाता है, सच कम बोलते हैं लोग। अक्सर लोग ये बात छुपा देते हैं कि कुछ नहीं है इधर, सब नॉर्मल है, ताकि बुरा ना बने। कुछ लोग झूठ बोल देते हैं कि शायद मालिक मकान से उनका फड्डा हो, उनका इसको कोई फ़ायदा ना हो, तो इनके जो भी रेंट पे लोग आए उनको झूठ झूठ बोल दो, ये जगह हॉन्टेड है। लेकिन इंसान की फितरत एक जगह, नेचर एक जगह। नेचर खुद ब खुद अपनी प्रेजेंस शो कर देती है। आपकी सेंस आपको बता देगी कि जिस जगह आप अभी मौजूद हैं वहां कुछ ऑकवर्डनेस होगी। अगर तो वहां पे कोई नेगेटिविटी है, अगर तो वहां पे कोई ऐसी एनर्जी मौजूद है जिसे आप रिपेल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हैं जिनमें लोगों ने घर शिफ्ट किया, दफ्तर शिफ्ट किया, स्कूल शिफ्ट किया, XYZ जो भी जगह शिफ्ट की, और उनकी जिंदगी में 4 चांद लग गए, खुशियां ही खुशियां हो गई। खैर जनाब, आप लोग अपने SMS भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद, या फिर अपने कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें भेजी है अकरम ने। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, तीसरी बार ये ईमेल की है, लेकिन आप एक दफ़ा भी नहीं पढ़ रहे। मेरा नाम अकरम है, मेरे वालिद मलीर मेमन गोट में काम करते थे, हम कराची में रहते हैं। एक दिन खबर आई कि वालिद साहब रात में रोड पर चलते हुए गिर गए और उनकी हालत बहुत ख़राब है। हम मलीर गए और उनको गाड़ी में लेकर वापस अपने घर की तरफ आए। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, एक टांग की हड्डी टूट चुकी थी और दिमागी हालत बहुत डिस्टर्ब थी। खैर उनका ऑपरेशन कराया, टांग में रॉड लगी, मगर जहनी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। अक्सर उनको कोई बच्चा नज़र आता था और वो उसको बुलाते और कहते इधर आओ, किसके बेटे हो,
जब मैं पूछता कौन है अबू, यहाँ तो कोई भी नहीं, तो गुस्सा होते और कहते कि यहाँ था वो बच्चा पर अब चला गया। फिर कहते कमरे से बाहर बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं, उनसे पूछो खाना वगैरह खाया है, बहुत ज़ईफ़ हैं। उस तरह की काफ़ी बातें करते थे और मैं गुस्से में कहता था कि जो भी है हमें तंग ना करे, हमारी जान छोड़े, कहीं और जाएं। और बहुत बुरा भला मैं उनको कहता था। वालिद साहब जब खाना खाते थे तो बिल्कुल बीमार नहीं लगते थे और बहुत ही जल्दी जल्दी खाते थे और अक्सर कहते थे कि मुझे और भूख लगी है। खैर, वालिद साहब के इंतकाल से एक रात पहले मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मुझे काफ़ी गर्मी लगने लगी और किसी की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास होने लगा। मैं नींद से उठ गया और मैं सोफ़े पर सोया था। जैसे ही दाएं जानिब देखा तो कोई पास ही ऐसा लगा बैठा हुआ है और शक्ल वाज़ेह नहीं हो रही थी और मेरी सांस रुक रही थी और दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़ईफ़ औरत है जो अब रींग रींग कर मेरे और करीब आ रही थी। मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया और दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। अचानक वो बहुत पास आई। मेरी आवाज़ बंद हो रही थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। कमरे में बड़ा भाई भी सो रहा था। अचानक मेरी एक ज़ोरदार चीख निकली और वो काले धुएं की तरह गायब हो गई। जो भी चीज़ थी, आप यकीन करें, उसके दूसरे दिन मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। मगर मेरी कैफियत बहुत अजीब थी। वालिद साहब के जाने का दुख और एक अजीब सा खौफ दिल से निकल ही नहीं रहा था और दिल में तकलीफ़ भी हो रही थी। काफ़ी रातें मैं सोया नहीं। फिर किसी बाबा के पास गया। उसने बताया कि ये वही चीज़ थी जो आपके वालिद को तंग कर रही थी। आप वालिद साहब को खाना खिलाते थे और ये बात उनको पसंद नहीं आती थी और इसी वजह से वो आपसे भी बदला लेना चाहती थी, आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मगर अल्लाह के करम से आप बच गए और फिर कुछ महीनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अकरम, आई एम सो सॉरी आपके वालिद साहब का सुना और जो आपके ऊपर बीती उसके लिए भी माजरत, अफसोस। उम्मीद करते हैं कि अब आप साथ खैरियत से होंगे। लेकिन क्या ये पता नहीं चल सका कि आपके वालिद साहब के साथ हुआ क्या, आखिरकार हुआ क्या था उस रात जिस रात वो गिरे थे? किसी कुलीग ने बताया या आ रहे थे दफ्तर से, अकेले थे या दफ्तर में ही गिरे, क्या हुआ? खैर, बड़े बुजुर्ग, हमेशा सुना है बड़े बुजुर्गों से कि किसी भी सुनसान जगह पे आप चल रहे हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ें, विर्द करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद पढ़ें, पाक साफ रहें। लेकिन सोचें, इस तरह का वाक़यात आपको अजीब कर देते हैं। एक बंदा नॉर्मल रोड पे चल रहा है कि अचानक से वो गिर जाता है। चलो, गिरना भी नॉर्मल है, कोई पत्थर आ गया, कुछ डिसबैलेंस हो गया, चक्कर आ गया, आप गिर गए। गिरने के बाद आपकी चलें टांग टूट गई या आपको चोट लग गई, उस केस में भी चले जाते हैं कि आपका सर जाके किसी जगह पे लग गया गिरने की वजह से, कि आपका दिमाग ही प्रॉब्लम शुरू हो गया। लेकिन जब उसका दूसरा पहलू सामने आता है, जो कि अक्सर मुझे ईमेल्स या लोगों से पता चलता है, लोग अपने वाक़यात बताते हैं कि हम नॉर्मल गुजर रहे थे कि किसी जिन के बच्चे को हमने ज़ख्मी कर दिया और वो पीछे पड़ गए। इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, मुझे कोई लॉजिकल उसका समझ नहीं आता। आई एम श्योर बहुत सारे अक्लमंद लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, शायद कोई बता सके। खैर, 0213452079 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। एक मेरे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त जूबी वो प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू जूबी, आपका मैसेज मैंने देखा, थैंक यू सो मच। और फेसबुक की तरफ हम आएंगे थोड़ी देर में, डोंट वरी।
चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं उरूज बात कर रही हूँ जी और मैं जो हूँ वो पेट्रोल बी एरिया से बात कर रही हूँ। जी। मेहनाज भाई, ये जो वाकया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये तकरीबन 8 साल पहले का है। ये आपके साथ हुआ पेश ये आया? था कि हम लोग जो है वो मतलब एक डिनर पे से वापस आ रहे थे सही। और उसमें ये हुआ था कि रात काफी हो गई थी और उसमें मेरे फादर नहीं, हम अपने भाई के साथ थे। सही। तो हम लोगों का जैसे 2:30 बज रहे थे। तो हमारी गाड़ी, जब हम गाड़ी में बैठे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमारी गाड़ी मतलब चलती और आके उसी गली में आगे एक घर था। वहाँ ये गुलबर्ग की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ एक घर था, उस घर पे आके वो गाड़ी रुक जाती हमेशा। 3-4 बार। जी मतलब 3-4 बार ये हुआ ना, बार बार ये चीज रिपीट हुई। हम गाड़ी में बैठते, गाड़ी चलती और उसी घर के आगे रुक जाती। तो उस घर के आगे कैसे रुक जाती? बार बार उसी घर के चक्कर लगा रहे थे आप लोग? जी, आप लोग उसी घर के चक्कर लगा रहे थे क्या? नहीं, हम घर के चक्कर नहीं लगा रहे थे। असल में हम अपने घर जाना चाह रहे थे। तो हम गाड़ी में बैठते तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होती और चलती और एक घर के आगे बार बार रुक जाती। 3-4 दफा ऐसा हुआ। फिर हम मतलब मेरे सब कजन्स ने बोला कि आप लोग गाड़ी से उतरो और हम लोग गाड़ी को पुश करते शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। बहरहाल हमारी गाड़ी पर स्टार्ट हो गई। जब स्टार्ट हुई तो हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी खराब हो गई। हेडलाइट खराब हुई। उसके बाद ये हुआ कि उस दिन हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होते थे बच्चा रास्ते में ही ना। मतलब हेडलाइट खराब हो गई, एक्सीडेंट भी होते बच्चा। फिर ये हुआ कि उस पूरे रास्ते में मेरे मतलब शोल्डर्स पे और सर में इतना, वो पूरा रास्ता मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली से कोई बात नहीं करी और मुझे इतना भारीपन अपने शोल्डर्स में फील हुआ कि वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। उसके बाद ये हुआ कि मतलब मैं पूरा, मेरे सर बिल्कुल शदीद दर्द से फट रहा था। फिर जब मैं अपने घर आई तो बस मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बस किसी तरह जाके बेड पे लेट जाऊँ। मैं जब गाड़ी से, सबसे पहले मैं उतरी, जब मैं गाड़ी से उतरी तो मैं देखती हूँ कि हमारी गली के कोने पे उस वक्त तकरीबन 3 बज रहे होंगे, 3 पौने 3 हो रहे थे। हमारी गली के कोने पे एक बच्ची मुझे नजर आई और वो बच्ची को देखकर मुझे पहले तो मुझे ये हुआ, एक शॉक लगा कि ये बच्ची मतलब इतनी रात को यहाँ क्या करेगी। तो मैंने फिर अपनी अम्मी से, मतलब जब मेरी अम्मी गाड़ी से उतरी तो मैंने अम्मी से बोला, अम्मी आपने वो बच्ची देखी? वो बच्ची इतनी रात को यहाँ, और वो घुटनों पे बैठी हुई बच्ची। तो मैं मतलब अपनी अम्मी से कहा, अम्मी बच्ची घुटनों पे यहाँ क्यों बैठी हुई है? वो वक्त था जो अम्मी के जो एक्सप्रेशन थे, उस वक्त मैं डरी हुई नहीं थी, लेकिन जब अम्मी के एक्सप्रेशन मैंने देखे, अम्मी एकदम मुझे देखी कि अम्मी ने कुछ नहीं है यहाँ पर, चलो अंदर चलो, और अम्मी ने मुझे घर के अंदर धक्का दिया। तो वो एक्सप्रेशन देखकर मैं एकदम परेशान हो गई कि मतलब ये अम्मी को नजर नहीं आ रही है, मुझे नजर आ रही है। और वो जो वक्त था ना, वो अम्मी को देखकर मेरी मतलब उस वक्त जो हालत थी, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब अभी मुझे वो, ये 8 साल पहले की बात है, लेकिन अब भी जब भी मैं बताती हूँ ये किसी को तो मुझे अजीब सा अंदर से जैसे फीलिंग आती है। तो फिर अम्मी ने मुझे अंदर धक्का दिया और फिर अम्मी ने मुझे बोला, कुछ नहीं है यहाँ पर, अंदर चलो। और बस फिर मैं घर में आई हूँ, मेरे सर में शदीद दर्द। फिर मेरे वालिद साहब को फोन किया, अम्मी ने, वो ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने अम्मी को कहा। अम्मी भी एकदम परेशान हो गई और मेरी आंखें, अम्मी बताती हैं कि उस वक्त मेरी आंखें बिल्कुल रेड हुई थी। और मैं बस इतना, बस जब मुझे ये फील हुआ कि ये किसी को नजर नहीं आ रही, और मेरी बहनें मुझसे कह रही, क्या है बाजी, क्या है, आप बताएं, आप हमें बताएं। तो मैं, मुझे, और अम्मी उन लोगों को चुप कराई कि तुम लोग चुप हो जाओ, कुछ नहीं है। फिर अम्मी ने मुझे कुरान शरीफ की हवा दी, आबे तमतम। हमारे घर में गिलाफ काबा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अब्बू ने फोन पे, जब अब्बू से हमसे बात हुई तो अब्बू ने अम्मी को कहा कि तुम आबे तमतम दो और कुरान शरीफ की हवा दो। और फिर अब्बू ने मुझसे पूछा कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि आपको घर की हुदूद में कुछ नजर आया? तो मतलब थोड़ा नॉर्मल होने के बाद से मैंने कहा, तो मुझे घर में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन वो बच्ची इतनी रात को, उन्होंने कहा छोड़ो उस बच्ची को, कुछ नहीं था, छोड़ो बस तुम सो जाओ। तो अम्मी फिर मुझ पे दम करती रही पूरी रात। वो रात ऐसी थी कि हमारे घर में उस रात में कोई भी नहीं सोया था। उसके बाद फिर काफी अर्से बाद जैसे मेरे अब्बू ने चुपचाप पूछा मुझे, उन्होंने मुझसे नहीं डिस्कस किया, लेकिन अब्बू अब बताते हैं मुझे कि अब्बू ने किसी आलम से पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि वो जो बच्ची थी वो हमारे वहीं से, उस घर से पीछे लगी थी जहाँ पे हमारी गाड़ी रुक रही थी। मतलब ऐसा ही कुछ अब्बू मुझे बताते हैं कि वो वहीं से कुछ था, ऐसा कोई चीज थी जो हमारे पीछे लग गई थी, लेकिन वो आपके घर में दाखिल नहीं हो पाई। वो घर में आपने जो कुरान शरीफ की हवा वगैरह दी, दम किया, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर जो मेरे कंधों का बोझ था और जो मेरे सर में भारीपन था, वो आहिस्ता आहिस्ता घर में आके जब मैंने आबे ज़मज़म पिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ खुद ब खुद खत्म होती गई और मुझे मतलब दर्द भी खत्म हो गया। और सुबह जब मैं उठी तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन
बस मुझे ऐसा हो रहा था कि बस अभी मुझे कुछ नजर आ जाएगा अभी, मतलब वो उसके बाद 1-2 दिन तक मैं नॉर्मल होने में मुझे बहुत टाइम लगा था। तो और यही हुआ था बस। और वो किस तरह की उसकी शक्ल याद है आपको? कोई किस क्या? नहीं, जी जी मुझे बिल्कुल याद है। वो बच्ची थी और उसने कुछ मुझे, वो थोड़ा काफी दूर थी, मतलब गली का इस कॉर्नर पे थी और वो उस दूसरे कॉर्नर पर थी। और वो बच्ची घुटनों पे बैठी हुई थी। मुझे एक तो उसकी पोजीशन, मतलब एक नॉर्मल इंसान इतनी रात को एक बच्ची मतलब घुटनों पे कैसे बैठ सकती है, पहले तो मैं इस पे शॉक थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। मेरा दिमाग उस तरफ बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैं तो एक नॉर्मल सी बात समझ रही थी कि कोई बच्ची बैठी हुई है। लेकिन जब मैंने अपनी अम्मी के एक्सप्रेशन देखे तो मुझे फिर उस वक्त कुछ डाउट हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ है जो अम्मी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हैं। तो एक तो वो बच्ची घुटनों पे बैठी हुई, फिर उसने जो वेयर किया हुआ था, उसने कुछ वाइट सा कुछ वेयर किया हुआ था, मतलब वाइट सा कुछ फ्रॉक थी क्या था बस, लेकिन वो घुटनों पे बैठी हुई थी और वो मुझे देख रही थी। और मुझे मतलब इतना ही समझ में आया क्योंकि काफी दूर था, गली के कॉर्नर पे वो थी और मैं इस कॉर्नर पे थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरूज, थैंक यू सो मच। जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलें जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉलर थी पहली वाली अरूज, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन लाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं हमना बात कर रही हूँ कराची से। जी हमना, क्या आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी बिल्कुल, मेरे साथ पेश आया है कराची में नियर नीपा चौरंगी। नीपा चौरंगी में? सही। यहाँ पर एक फ्लैट है नियर सिंबाद। सही। वो हमने सुना है कि उस फ्लैट पे जब कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी तो उस एरिया में शायद कब्रिस्तान हुआ करता था। ये मैंने सुनी के बाद देखा नहीं है कभी आंखों से सही कि वहाँ कब्रिस्तान था, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। सही। वहाँ पर रिहाइश थी हमारी अराउंड 1 ईयर या 1.5 ईयर्स रहे हैं उस फ्लैट में। तो वहाँ हुआ कुछ यूँ कि मेरे एग्जाम्स हो रहे थे। तो मैं स्टडी करके लेट नाइट अराउंड 4 PM मैंने स्टडी अब क्लोज करो सो जाओ। अराउंड 4 बजने में 20 मिनट होंगे। तो मैंने अपनी बुक्स बंद की और मैं फिर सो गई। सही। सोने की तैयारी की मैंने, सर्दियों के दिन थे। और उस फ्लैट में जब भी हम लोग जितना अर्सा भी रहे हैं, मेरी जब भी लेट नाइट आँख खुली है 4 बजने में 10 मिनट होते थे, आँख खुल जाती थी। सही। फिर मैं सो जाती थी वापस, कह रही ये तो टाइम अभी उठने का हुआ नहीं है, सो जाओ। और फिर उस टाइम भी मैं स्टडी करके 4 बजने 20 मिनट थे, सोने की तैयारी की, लेट गई, लाइट ऑफ की, बुक साइड पे रखी। तो मुझे 10 मिनट के अंदर ऐसा फील हुआ वहाँ पे कि जो है जैसे कोई हमारे डोर पे, फ्लैट के तो डोर होते हैं जाली वाले लोहे के, तो वहाँ जैसे कोई हाथ में किसी ने बहुत सारा सामान लिया हुआ है और धक्के मार रहा है जोर जोर से कि ना दरवाजा ओपन किया जाए। आपके घर का? ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं ख्वाब में देख रही हूँ सब कुछ। सही। तो मैंने क्या किया कि मैं नहीं जागी, मैं तो यही फील कर रही थी ख्वाब में देख रही हूँ। लेकिन ना आहिस्ता आहिस्ता वो धक्के बढ़ते गए और ऐसा लगा किसी ने दरवाजा खोल लिया है और अंदर आ गया है। अंदर आके किसी ने मेरे सिराने पे धप से करके ना अपना सामान रखा, जैसे थका हारा आया है कोई। ये सारा सीन मैं सोते में सुन रही थी, जबकि मैं सो भी नहीं थी। मैं जस्ट 5 मिनट हुए होंगे मुझे सो के। तो इतनी डीप स्लीप तो कोई जाएगा भी नहीं 5 मिनट में, क्योंकि जो स्टडी कर रहे होते हैं ना वो लोग के दिमाग में तो स्टडी चल रही होती है, वो सोते कर रहे हैं सुबह एग्जाम रख के। तो जो है फिर क्या हुआ कि किसी ने सामान रखा मेरे सर पे लाके और खुद भी बैठ गया। खुद बैठा तो
थका हारा बैठा हुआ, बिल्कुल ना जैसे हाँफ रहा है, काँप रहा है, कोई मेरे सिरहाने बैठ के ना अजीब सा थकन का एक मुजाहरा कर रहा है, तो बहुत दूर से चल के कोई आया है। फिर जो है मैं ना थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो आवाज़ ना बहुत ड्रॉनी आवाज़ में चेंज हो गई। इतनी ड्रॉनी आवाज़ कि मैं बयान भी नहीं कर सकती वो आवाज़ क्या थी। ना वो किसी इंसान के गुर्राने की आवाज़ थी, ना वो किसी बिल्ली की थी। तो फिर क्या हुआ, मैं आँख खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने फेस से ब्लैंकेट हटाने की कोशिश कर रही हूँ। सर्दियों के दिन से फैन ऑफ, ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं बड़े मजे से, तो ब्लैंकेट भी ना हटे और आवाज़ें मेरे कान में मुसलसल आई जाएं। आवाज़ें सुनते सुनते मेरी आँख खुल गई कि ये क्या चीज़ है, खुदाना खासा कौन है। मैंने बड़ी मुश्किल से फाइट करके अपने फेस से ब्लैंकेट हटाई और देखा जल्दी से कि शायद कोई बिल्ली है, नज़दीक में कोई है, और ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, चेक की सारी विंडोज पे, कोई विंडो तो नहीं खुली हुई कि जो है कोई बिल्ली आ गई के अंदर। बाकी रूम चेक किया, दूसरे रूम में मेरी अम्मी सिस्टर सो रही थी, माँ भी कुछ नहीं था। फिर मैंने लाइट ऑन की और मैं सो गई वापस। अब ये सीन जब हुआ है उस टाइम 4 बजने में एग्जैक्ट 10 मिनट थे, जो एज यूजुअल मेरी आँख खुलती थी 4 बजने में 10 मिनट पे। अरे बहन, आपकी आवाज़ चली गई। हेलो जी बोलिए। नहीं, दोबारा चली गई। हेलो हेलो। हाँ हो जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो फिर ये जब मेरी आँख खुली, बिल्कुल मैं जाग गई, तो 4 बजने में 10 मिनट थे। सही। फिर मैं चली गई, अब जाके रूम चेक किया दूसरे, तो वहाँ जो है वहाँ पर जो है कोई भी नहीं था, मतलब कोई बिल्ली नहीं, कोई विंडो नहीं खुली हुई। तो जब मैं जाके सोई हूँ तो वो जो चीज़, कोई मखलूक आई थी हमारे घर में, आई थी, मतलब जाके आई थी, ऐसा नहीं था कि कोई नहीं आया था। तो मैं तो सो गई जाके लाइट ऑन करके, लेकिन बराबर में क्या हुआ, जिस रूम में मेरी अम्मी और सिस्टर सो रही थी, उस ड्यूरेशन में जिस टाइम मैंने चेकिंग की वो मेरे पास से उस रूम में जा चुकी थी चीज़। अब एग्जैक्टली जो सीन मेरे साथ हुआ, जिस तरह मुझे आवाज़ें सुनाई दी, मेरी सिस्टर को भी सुनाई दी। वो भी सो रही थी, उनको किसी ने हिलाया है, जगाया है, बेड पर उठा के पटका है वापस, वो डर के उठ गई। पटक दिया? यानी किसी ने उठाया है उनको, सोते हुए इंसान को पकड़ के उठाया, वापस फेंक दिया बेड पे। ये मुझे तो जिन का नहीं है, मुझे आपका कोई लग रहा है काम इसमें कमाल। नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं था। ये कमाल तो सुबह हुआ जब हम दोनों ने एक स्टोरी पूरी सेम अलग अलग रूम की अम्मी को सुनाई, तो वो भी डर गई। और कितनी पुरानी बात है ये वाली? वापस सो गई। पहले तो समझी अर्थ कोई आया, जब गुर्राने लगा कोई तो वो डरी, आयतल कुर्सी पड़ी। फिर जब किसी ने उनको उठा के पटक दिया तो जो है वो बुरी तरह डर गई, क्या सीन है। लेकिन हम दोनों इसी गुमान में सो गए वापस कि नहीं ख्वाब देखा होगा। अब सुबह में उठी, मैंने अम्मी को कहा, अम्मी कहना, अम्मी मुझे लग रहा है घर में कुछ है, चेक करवाइए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे जाना था एग्जाम्स के लिए, पेपर हो रही थी। मैंने कहा अम्मी मैं आपको डिटेल नहीं बता सकती, बस चेक करवा लें, कुछ है घर में। तो शिफ्ट हुए थे, आइडिया नहीं था कि यहाँ कुछ है भी या नहीं, क्योंकि हम बिलीव नहीं रखते इन चीज़ों पे। लेकिन जब एक चीज़ हुई है तो फील हो रही थी। मैं चली गई अपनी तैयारी करने, प्रिपरेशन करने जाने के लिए। इतनी देर में मेरी सिस्टर उठी, वो अम्मी को आगे बता रही, अम्मी घर में कुछ है, चेक करवा ले। अम्मी परेशान हमारी के वो अलग सोई है, ये अलग सोई है, दोनों आगे फरमा रही है कि ना घर में कुछ है। सेम टाइम में वो अलग डर गई कि क्या सीन है। हमने कहा अभी डिटेल नहीं बताएंगे, बस देख लीजिएगा, अल्लाह मालिक है, आगे किसी से मालूम करना है। अब क्या हुआ कि जब वापस आए तो हम लोग दोनों बहुत डरे हुए थे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि सिस्टर ने भी वही बात अम्मी से की है जो मैंने की है, ना सिस्टर को पता था कि मैंने अम्मी से भी यही कहा है। और जब घर वापस आए हम शाम में, तो अम्मी ने बताया कि तुम दोनों ने मुझसे ऐसी बात की है, मैं डर गई हूँ, क्या हुआ है। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, मालूम करवाते हैं हम। फिर हमने किसी से मालूम किया, जाके किसी बुजुर्ग से मैंने पूछा जाके कि ना देखे इस तरीके से हमारे साथ हुआ है, तो आप बताएं क्या है ऐसा। तो उन्होंने यही कहा, कुछ मालूम किया अपने इनसे, कुछ पढ़ा वगैरह। उन्होंने कहा बेटा आपके घर में जो है ना एक बुरी मखलूक आई थी और उसने आप लोगों को डराया है, लिहाजा का 4 खुल का वेट करके सोए, क्योंकि ये भी है और जितनी जल्दी हो सके आप लोग इधर खाली कर दें। क्योंकि अभी डराया है, दोबारा भी डरा सकता है, अभी भी तंग किया है तो दोबारा से ज्यादा होगा। और ये कोई बुरी मखलूक है, अच्छी मखलूक नहीं है। नहीं तो अच्छा, और उसके बाद आप लोगों ने वो जगह खाली कर दी? बिल्कुल, हम तो
इतने ना मंथ फ्लैट को खाली किया है और इतना पुरस्कार वो फ्लैट के अभी भी, मतलब ये तो टाइम स्टोरी गुजर के अराउंड 3 to 4 years हो गए होंगे हमारे साथ, क्योंकि वो आवाज़ इतनी ड्रॉनी थी कि मैं बोलती मैंने जिनकी आवाज़ सुनी है, क्योंकि वो आवाज़ मैं आपको निकाल के भी नहीं बता सकती, इंतहाई भयानक आवाज़ थी। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने उसी फ्लैट के बारे में सुना है जो नहीं, वहाँ बस पे बस अभी बस रिहाइश बस पजीर बस लोग- हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, बात सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बाकी लोग भी कॉल कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों कॉलर्स का, दोनों ने कॉल की, थैंक यू सो मच। फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं, जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा फेसबुक लाइव जो है वो बंद हो जाएगा। मोहम्मद यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अहमद रज़ा, थैंक यू। नुज़रत ज़िया, थैंक यू सो मच। उस्मान ख़ान एंड शेख साहब, आपको भी मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुश्तबा मज़र, अब्दुल राशिद, अरीशा नूर, राफिया अहमद, उरूसा कुरैशी, थैंक यू। कासिम मलिक, थैंक यू सो मच। ज़ैन अली, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तैमूर शाह, अबरार अहमद एंड वाजिद हुसैन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा फेसबुक लाइव जो है वो अब बंद हो रहा है, और अगर आपको पूरी एपिसोड सुननी है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, विच इज़ www.youtube.com/minhaj-ali-askari। जनाब, बढ़ते हैं अपनी ईमेल्स की तरफ। जो लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज चुके हैं उनकी ईमेल्स शामिल करते हैं। शर्जील हैं जिन्होंने अपनी ईमेल भेजी और कहते हैं सलाम मिनहाज। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे वालिद साहब के साथ हुआ था। मेरे दादा डीएसपी एंटी करप्शन थे। उनका ट्रांसफ़र इंटीरियर में मुख्तलिफ़ जगहों पे होता रहता था और मेरे वालिद साहब दादा के साथ ही रहा करते थे। दादी और बाकी चाचू और फुप्पो हैदराबाद में ही रहते थे। मेरे दादा का ट्रांसफ़र सांगड़ हुआ। वहाँ उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो घर मिला वो काफ़ी बड़ा था। खैर, वालिद साहब को जो कमरा मिला उसकी सफाई करते वक्त दीवार के कॉर्नर्स में जो कीलें लगी हुई थीं उनको निकाल दिया गया। रात को जब वालिद साहब अपने रूम में सोने लेटे तो उनको महसूस हुआ कि कमरे में उनके अलावा भी कोई और है। खैर, उन्होंने इग्नोर किया और सो गए। रात के कोई 2 या 3 बजे के टाइम उनको लगा कि उनके बेड कोई हिला रहा है। वो उठे, उन्होंने देखा कि कोई नहीं था। फिर वो वहम समझकर लेट गए। फिर उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके बेड के चारों तरफ कोई भाग रहा हो। कभी कोई उनको हिला के गायब हो जाए, कभी कुछ तो कभी कुछ। खैर, मेरे वालिद साहब इन चीज़ों से डरते नहीं थे। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और ज़ोर से आवाज़ में कहा कि यहाँ जो भी है मुझे तंग ना करे, और सो गए। सुबह उठे तो उन्होंने दादा से इस बारे में तज़किरा किया। उन्होंने मस्जिद के इमाम को बुलाया, सारा माजरा बताया। खैर, उन्होंने शाम तक का टाइम मांगा और फिर घर में कुरान की तिलावत करवाई। पूरे घर में ज़ोर ज़ोर से बावाज़ बुलंद तिलावत हुई और हर कमरे में जाके तिलावत की। फिर दादा को बोला कि कीलें मंगवाएं। उन पे दम किया और मेरे वालिद साहब के रूम में फिर से वो कीलें लगवा दी गईं। जब दादा ने ये सारा अमल होते हुए देखा तो मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो घर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है ये पहले एक हॉस्पिटल था, और जो कमरा आपके बेटे को मिला ये मुर्दा खाना। यहाँ कीलें इस मखलूक को कंट्रोल में रहने के लिए लगवाई गई थीं, जो कि निकाल दी गईं और वो आज़ाद हो गए। कुछ टाइम के बाद दादा का ट्रांसफ़र कराची हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए। इंटीरियर में इस तरह के बहुत से वाक़यात मेरे वालिद साहब के साथ पेश आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील। एक सेकंड के लिए
मैंने अज्यूम किया कि मैं अगर सो रहा हूँ और या मैं अभी शो कर रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द कोई अचानक से मुझे लगने लगे कि भाग रहा है, तो रोंगटे से ज़रा खड़े हो जाते हैं। खैर जनाब, आप लोग हमें ईमेल भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल आई भी हमारे पास, नाम लेने से उन्होंने मना किया। वो कहती हैं या कहते हैं कि माई कज़न वर्क्स करंटली इन डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ओजा कैंपस एज अ डॉक्टर. She works there in a department which is recently constructed. The staff there, along with other doctors, including my cousin, experienced some paranormal activities in the newly constructed department. At one occasion, my cousin was doing her night shift when she heard a baby's crying from an isolated corridor where no patient and no one was there, and all the rooms were thoroughly locked. My cousin knew that something was wrong because the department was quite far away from other buildings and there was nobody present on that floor during the night time. Moreover, a nurse who was washing her face saw a figure with the prominent demonic eyes. She repeatedly wiped her face to ensure that she was hallucinating, but she wasn't. She ran to tell others about this. Not only this, 2 other pharmacists that are appointed in that department heard unclear voices of people who were quarreling so loudly in that isolation corridor at night, but to their amusement, there was nobody present there. There are many other incidents happening with many other people on daily basis, but the management is not taking any action against the situation. बहुत शुक्रिया, आपने अपने ये एक एक्सपीरियंस अपने कज़न का शेयर किया। डॉक्टर्स जो हैं वो यूजुअली, मैंने सबसे ज़्यादा वाक़या जो सुने लोगों से वो यूजुअली डॉक्टर्स से सुने। हालांकि कितनी अजीब आयरनी है कि मेडिकल का स्टूडेंट जो कि लॉजिक्स और जो हर बीमारी का जड़ ढूंढने में लगा रहता है कि ये बीमारी हुई है तो इसकी ये वजह है, या ये डेथ हुई है तो इसकी ये वजह है, या ये सही हुआ है तो इसकी ये वजह है, वो और उनके साथ हुए वाक़यात हमेशा उनके साइंस, उनकी मेडिकल रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, विच इज़ वियर्ड। और वही वाली बात कि नेचर को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा। बहुत सारे लोग अभी घर में अकेले मौजूद होंगे, शायद कोई ऐसा भी अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहा हो जिसके साथ इस तरह के वाक़यात अभी हो रहे हों। एक सेकंड के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस तकलीफ से गुजर रहे हों। हम लोग तो चंद कहकहों के लिए, थोड़ी बहुत लाफ्टर्स के लिए, थोड़ी बहुत लोगों की हा सुनने के लिए मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन सोचें उस शख्स के बारे में जिसके ऊपर ये बात गुजर रही होती है। इतने भी संग दिन ना बने कि बस सुनना ही छोड़ दें दूसरे को, क्योंकि कल उनके साथ हुआ है, हो सकता है कि आपके साथ भी हो जाए।
जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? मैं मायशा हूँ, फैसल से बात कर रहे हैं। जी आयशा, क्या करती हैं आप? नहीं, मायशा। मायशा? जी जी। अच्छा सॉरी, मायशा। जी मायशा, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने मतलब मैट्रिक एग्जाम दिए हैं। सही। तो आपके साथ कोई वाकया पेश आया जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हैं? जी, दरअसल मेरे साथ मतलब पर्सनली तो कोई मतलब वो नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है बाकायदा अपनी आंखों से ना किसी के साथ होते हुए, मतलब होते हुए। क्या मतलब आपके सामने नहीं हुआ लेकिन आपने किसी को देखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे मेरे जो नेबर हैं उनकी बेटी के ऊपर मतलब असर था काफी टाइम से ना। सही। तो मेरा उनके घर मतलब वो मेरी फ्रेंड थी एक तरह से, तो मेरा उनके घर ज्यादा आना जाना था। तो अब मतलब मेरे साथ जब वो थी तो वो इतना ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन मतलब वो मतलब ज्यादा उनके बाल भी बड़े लंबे और मतलब देखने में भी बहुत अच्छी थी। तो जब मेरा उनसे मिलना बिल्कुल खत्म हो गया तो उसके बाद उनके साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम्स पेश आई, जो मतलब सबको ही मतलब बिल्कुल हमारे घर के बराबर में था ना, तो उनके घर से जितनी भी आवाजें आती थी वो हमारे घर पे आ जाती थी। तो अब हुआ ये कि उनके साथ मतलब इतना खतरनाक कोई मतलब होता था कि रात में वो अक्सर मतलब गली में आके ना मतलब हमारे घर के पास ही आके बैठ जाया करती थी, और मतलब उनको ना अपने दुपट्टे का या किसी चीज का कुछ पता नहीं होता था, और बस हमारे गेट के पास आके वो बैठ जाती थी। और मैं अगर गलती से देख लेती थी तो वो मुझे देखने लग जाती थी, मतलब मेरी तो इसमें हालत खराब हो जाती थी उनको देख के। मतलब अभी भी मेरी आवाज कांप रही है उनका सोच सोच के। रिसेंटली उनकी पिछले हफ्ते ही डेथ हुई है, तो मैंने इसलिए कहा कि मैं आपसे शेयर करूंगी उनकी। तो ऐसा क्या होता था? हो सकता है दिमागी प्रॉब्लम हो कोई? नहीं, मतलब उनका हुआ ये था कि उनके साथ कुछ इतना होता नहीं था, लेकिन दरअसल वो रात में एक दफा शादी से कहीं से वापस आ रही थी, तो मतलब उन्होंने कोई कवर नहीं किया था अपने आप को, तो उनके बालों पे मौलवी साहब ने जब उनसे पूछा तब उनका इलाज करवाया तो मौलवी साहब ने बताया कि इनके बालों पे आशिक हुए हैं। ये मुझे एक बात समझ नहीं है वैसे आजकल। एक सवाल है जो मैं करना चाहूँगा, हो सकता है बहुत सारे लोग बुरा मान जाएं, ये पाकिस्तान में ही होता है कि बेचारी औरतें बगैर दुपट्टे के निकलती हैं और जिन जो है ना उनके बालों पे आशिक हो जाता है? मतलब बगैर दुपट्टे तो नहीं, लेकिन बाल खोल के होता है जिस तरह, तो बाल खोलने को मना करते हैं ज्यादातर बड़े। वो तो मना करते हैं, लेकिन अंग्रेज भी तो घूमते हैं बगैर इतने बाल खोल के, इतने बाल मुझे बनाओ। थोड़ी पता है कि उनके साथ क्यों हुआ, लेकिन जो हुआ तो मैं आपसे एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी। नहीं बिल्कुल बोलिए बोलिए। तो खैर फिर उनके साथ मतलब ज्यादा होता रहा, और मतलब मेरे सामने जब मैं एक दफा छत पे थी तो उनके घर पे ही मौलवी साहब उनका मतलब जिस तरह इलाज करने के लिए आए थे, तो मेरे सामने ही वो कर रहे थे, और मेरा तो बस रोंगटे खड़े हो गए थे कि उनकी आवाज कुछ इस तरह चेंज हो गई थी कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। और अभी उनका रिसेंटली डेथ हुई है, मतलब इतना इलाज करवाया उनका कि वो बिल्कुल बेड पे आ गई थी। मतलब क्या एज क्या होगी? जी, आपकी उम्र की थी वो? हाँ, मतलब मैं तो अभी 18 की हूँ ना, तो वो मतलब 19 की थी, मुझसे 1 साल बड़ी। तो ये उनको कभी कोई डॉक्टर का इलाज करवाया, दिखाया जाके किसी मेंटल? मतलब उनका पहले डॉक्टर को इलाज करवाया, क्योंकि मतलब उनको काफी टाइम से मतलब बुखार रहा, तो उनको डॉक्टर का मतलब वो किसी तरह ना सही नहीं हो रही थी। तो फिर बाद में जाके जब मौलवी साहब से करवाया तो फिर मतलब बिगड़ती गई उनकी हालत मजीद। तो पिछले हफ्ते उनकी डेथ हुई है, तो मतलब मैं तो बिल्कुल शॉक में थी कि क्या हुआ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मायशा, थैंक यू, आपने कॉल की। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। इस तरह का सिमिलर केस एक मुझे याद आया अचानक से। मेरे दोस्त अक्सर मुझे बताया करते उसकी वाइफ का जो घर है वो है कश्मीर रोड पे। एक ऐसा घर है जहाँ पे ग्राउंड +2 या 3 बहुत सारे लोग रहते हैं, एक पोर्शन उनका है, फिर ऊपर लोग रहते हैं। तो कहता है कि मैं रात को अपनी ससुराल में ही सो रहा था तो छत पे गया, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, छत पे वो चला गया सिगरेट वगैरह पीने के लिए रात के 2-3 बजे। अच्छा, ये पता था उनको कि इस अपार्टमेंट में एक
लड़की है जिसके ऊपर जिसकी कोई मेंटली डिस्टर्ब है। शुरू में हर किसी को ये लगता है कि यार ये दिमागी प्रॉब्लम है। तो वो पता था, अक्सर औकात ये होता था कि आप जीना चढ़ते हुए जा रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वो अपने गेट पे खड़ी हुई किसी को गुर्रा रही है या देख रही है, और अजीब बेचारी हुलिये में बाल बिखरे हुए जैसा होता है। तो ये उसको मालूम था। खैर वो एक रात को छत पे गया सिगरेट विगरेट पीने अपनी। कह रहे मैं दरवाज़ा खोला है और मैं अपनी एक कॉर्नर पे जाके खड़ा हो गया, हवा चल रही थी, सिगरेट पी रहा था मैं, कि मुझे अपनी साइड से फील हुआ कि साइड पे कोई खड़ा है, कोई है। कहते मैंने जैसे ही पलट के देखा तो वही लड़की छत के दूसरे कोने पे एक जगह डक नुमा टाइप की चीज बनी हुई थी, उस पे बैठी हुई। कहती मेरे जमीन निकल गई। क्या थोड़े सेकंड तो मैं ज़रा बर्दाश्त करता रहा कि शायद कुछ ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो बैठी हुई थी और जिस तरीके का एक तो माहौल हुआ था, रात के 2 या 3 बज रहे थे, अंधेरा गोप, छत पे आप बैठे हैं, आपको ये भी मालूम है कि इस लड़की के साथ अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं, फिर मेंटली डिस्टर्ब है तो आपको एक ऐसी डर लगा रहता है। या मैं तो भाग के फ़ौरन नीचे आया हूँ, बेगम को बताया तो बेगम ने कहा कि बोला है 10,000 दफ़ा इस तरह मत जाया करें। उसके बाद वो लड़की, अब कई साल हो गए वहीं पे वो लोग रहते हैं, वो भी वहीं रहती है, लेकिन वो कहता है कि उस लड़की को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है। वो लड़की ना तो कमरे से बाहर निकलती है, ना निकल सकती है, ना घर से बाहर निकलती है, एक अंधेरे कमरे में हर वक्त कैद रहती है। उसका इलाज भी हुआ है, आई एम श्योर ये मेडिकल टेस्ट वगैरह भी हुए होंगे, फिर रूहानी इलाज भी हुआ होगा, आई होप। और आप लोगों से दुआ है करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसके लिए और जितने भी इस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर ये अजियत गुजर रही है, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो उनकी तकलीफ दूर हो। लेकिन कमिंग बैक टू रियलिटी, बहुत सारे अपार्टमेंट वाले लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे होंगे। सोचिए कि अगर आपके अपार्टमेंट में भी ऐसा ही कोई हो और आप अपनी स्टेयरकेस से ऊपर या नीचे जा रहे हैं और आपको इस तरह की चीज नजर आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? फिलाडेल्फिया के एक पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हजारों पुलिस वाले काम करते हैं एक्चुअली, दिन में बड़ी चकाचौंध रोशनी, मुजरिम आ रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चहल पहल हो रही है, लेकिन जैसे ही 6 बजते लोग अपने अपने घरों की तरफ रवादमा हो जाते और बचता इक्का दुक्का गार्ड जो उस लोकेलिटी की ख्याल रखता। वहाँ पे केनाइंस कुत्ते होते हैं जो पुलिस की हेल्प करते हैं, उनका एक अलग जगह होती है। एक रात एक नया गार्ड उसको हायर किया गया पुलिस के अंदर और फिर उसको रात की ड्यूटी दी गई। तो उसको बताया गया, सीनियर्स ने बताया कि ज़रा देख दाख के रहना, यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं। चूँकि उसका कभी सामना नहीं हुआ और आप जब यंग होते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, आपके सामने कोई कुछ नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लोग फेसबुक पे हमें नज़र आते हैं। तो उसने अपनी रात की ड्यूटी शुरू की। अभी वो पूरे ही इलाके का अपने जो भी उनका रूम्स, ऑफिसेज, मेस वगैरह जो भी था उसको लॉक करने की चेकिंग कर रहा था। तो उसको एक लकड़ी का बार बार किसी जमीन पे ढस ढस लगने की आवाज आना शुरू हुई। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ उसको वो आवाज आ रही, उसने उस आवाज को फॉलो किया। वो जैसे ही उसने आवाज को फॉलो किया तो वो उसी जगह पे पहुंच गया जहां पे K9 का केज था। अच्छा, उस आवाज
का जो था वो आवाज़ कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती जा रही थी, और साथ में कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ें। कहता है कि मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे किया तो मैं देखता हूं कि एक सामने ही बिल्डिंग है जिसके सारे खिड़की दरवाजे जोर जोर से खुल बंद हो रहे हैं। कहता है मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि शायद हवा चल रही है, लेकिन हवा भी नहीं थी। कहता है अब मैं अकेला ही नहीं था जिसको वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो जो कुत्ते मौजूद थे केनाइंस, उनको भी वो आवाज़ आ रही थी जो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। कहते मैं हल्के हल्के करके जैसे उस कमरे की तरफ, उस जगह की तरफ बढ़ा तो वो दरवाजे खिड़की जो बार बार खुल बंद बज रहे थे वो एकदम से थम गए। उसको लगा कि शायद हो सकता है कोई लोग नया गार्ड आया तो मजाक कर रहे हो, रैगिंग हो रही हो, कुछ इस तरह का हो रहा हो। तो वो अंदर गया, उसने टॉर्च मार के देखा तो वो पूरी बिल्डिंग खाली थी। खैर इत्तेफाक समझ के इग्नोर करके वो अपनी ड्यूटी दोबारा करने लगा। अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि एक दिन वैसे ही रात की ड्यूटी थी, 12-1 बजे के टाइम उसने एकेडमी का दरवाज़ा लॉक किया और आके सामने ही बेंच रखी हुई थी उस पर बैठ गया। कहते जैसे ही मैं बैठा तो मैंने आंखें उठा के देखा तो गार्डन की तरफ एक सफ़ेद लिबास में एक औरत खड़ी हुई नजर आई। कहता मुझे सेकंड के लिए तो लगा कि शायद कोई स्ट्रेंजर है, रास्ता भटक गई है। ये अभी वो कह रहा है, मैं सोच ही रहा था कि वो औरत हल्के हल्के कदम चलती हुई आगे बढ़ने लगी, उसी की तरफ आने लगी। कह रहा मैंने उसकी तरफ वेव किया, कोई रिएक्शन नहीं आया, आवाज़ दी, कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन वो औरत उसी ऑफिसर के सामने बढ़ती चली आ रही है और एक पॉइंट आया कि आंखों के सामने ही वो गायब हो गई। कहते मैं परेशान, हक्का बक्का, जिंदगी में पहली दफा मैंने ऐसा देखा है कि एक औरत मेरे सामने है, चलती हुई आ रही है और अचानक से गायब हो गई। कह रहे मैं अपने उसी बेंच पे दोबारा बैठ गया परेशान हालत में, अभी समझ ही रहा हूं कि क्या हुआ। तो कहते मुझे ख्याल है कि मैं अपने ऑफिसर्स को जाके फोन करता हूं। जैसे ही वो पलटा तो वही औरत जो सामने गार्डन में थी, अब पलटते ही उसको उस जगह दिखी जहां उसकी फेसिंग थी, और इस दफा वो औरत दोबारा करीब आ रही है। अब उसने अपनी टॉर्च, अपनी गन वगैरह फलाना ढिमकाना जो भी आप अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हैं उसने निकाली है। जैसे उसने टॉर्च मारी उस औरत पे तो वो दोबारा गायब हो गई। कहता है बस उस वक्त मेरे हाथ पैर फूल गए, मैं उधर ही गिर गया। 2-4-5 मिनट के बाद जब सांस आई, हिम्मत पकड़ी, तो जैसे ही उठने लगा और सर उठाया तो वो ही औरत उसके बिल्कुल फेस टू फेस सामने बैठी थी। कहता है मैं चीखे मारता हुआ उस जगह से भागा हूं, गेट वेट खोले, मैंने कहा भाड़ में गई जॉब, भाड़ में गया पुलिस, भाड़ में गए सब। कहते मैं भाग गया वहां से। सुबह जब वापस ऑफिसेज सब खुले, दफातर खुले, ऑफिसेज आए तो उनको बताया गया। तो फिर उस सीनियर बंदे ने बोला कि याद है मैंने तुम्हें वार्न किया था। इस तरह के वाकयात कराची में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको बंद कर दिया गया। एक बहुत बड़ा नाम है, अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं ले सकता। उस एयरपोर्ट के करीब वो जगह है। कहा जाता है कि उसका 3rd और 4th फ्लोर बंद है और वो इन्हीं रीजंस की वजह से बंद है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वाक़यात वहाँ पे हुए हैं। ये ऐसे हद तक वाक़यात हुए हैं कि लोगों को
जख्मी हालत में पाए गए हैं। उस जगह को कंप्लीटली बंद कर दिया गया है, यानी कि 3rd और 4th फ्लोर, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी कोई चला जाता है तो उस दिन के बाद से वो उस दफ्तर में ही काम नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसी जगहें बहुत सारी मौजूद हैं। मेरा मानना ये है कि ये कारसाज हो गया, ये नर्सरी हो गया, ये फलाना ढिमकाना, जो इतनी मोहाटा पैलेस, ये जो इतने बड़े बड़े नाम बने हुए हैं, मेरा ज़ाती मानना ये है कि यहाँ पे आई थिंक कुछ नहीं होता ऐसा। मुझे लगता है मोहाटा पैलेस पे जो है वो जो लोग रहते हैं असल में उन्होंने ये बात फैलाई हुई है ताकि और कोई आके रहे ही नहीं उनके पास, और जगह बिके भी नहीं, बिक भी नहीं सकती खैर, और उनके पास वो जगह रहने के लिए। कारसाज अगेन सिर्फ लोगों की, हमेशा आपने सुना होगा कि फलाना दोस्त के अब्बा के दोस्त के साथ हुआ था, कोई आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं मिला। मुझे तो आज तक नहीं मिला। एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी कि कारसाज पे चुड़ैल नजर आई, भोंडी और फेक तरीन वीडियो। नर्सरी का भी इसी तरीके से सी व्यू। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में मुझे इल्म है कि वो उस हद तक खतरनाक हैं कि वहां आपको इजाजत नहीं है रात को जाने की, रात तो क्या दिन में जाने की। खैर जनाब, बढ़ते हैं एसएमएस की तरफ। जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं 6278 पे, उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। आई एम सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। सूजन फातिमा, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। एहसन कहते हैं अगर आप किसी न्यू जगह पे ले जाएं जो पुरानी हो जैसे क्रिकेट ग्राउंड तो उधर एहतियात से जाएं। अगर बॉल कहीं दूर जाती है तो प्लीज़ एहतियात से लेने जाएं। अक्सर जल्दी में इसी वक्त ना नज़र आने वाली मखलूक को नुकसान पहुंचा देते हैं, बाद में वो हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, थैंक यू सो मच। आसिफा, आपका मैसेज आया है, थैंक यू सो मच। सलाम मिनहाज, आपके शो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। हुमायूं कुरैशी, थैंक यू। शाह मुराद साहब कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आप लोग अब दोबारा सुनते रहेंगे। रजा बलोच, थैंक यू सो मच। हमारे घर में होते हैं कभी कभी इस तरह के वाक़यात। अच्छा, लेकिन ये बताया नहीं, आपने नाम नहीं दिया। लाइबा इफ्तिखार कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आई लाइक योर शो। मेरा एक भाई है, उन पे जिन्नात का साया है। वो जिन उनके ऊपर इस वजह से है कि मेरे भाई ने जिन के 4 बच्चे गलती से मार दिए थे। क्यों उन दिनों में भाई की अम्मी की डेथ पर। अच्छा, ये मुझे अब आगे का आपका मैसेज समझ नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स हमारा प्रोग्राम सुन रहा है जो अल्लाह की तालीमात और इस तरह की तालीमात रखता है और हेल्प कर सकता है लाइबा के लिए, प्लीज़ हेल्प हर एंड हर ब्रदर। शाह साहब, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा भांजा आदिल आपका शौक़ से शो सुनता है। थैंक यू सो मच आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बात है मुझे समझ नहीं आती, मेरा शो जो है वो बच्चे अक्सर मुझे आई एम सॉरी मैं इस शो के बीच में बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन ज़रूरी है। बहुत सारे वालिदैन या बच्चे मेरे पास आते हैं जिनकी उम्र 10-15 साल होती है या 12-13 साल होती है। वो कहते हैं कि मिनहाज भाई हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी उन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते उनको ना सुनाएं ये प्रोग्राम। एटलीस्ट उम्र कुछ 18-19 साल की तो तब सुनाएं। बच्चे को बिला वजह में आप ये चीज़ें सुना के
उसका दिमाग अजीब हो जाएगा। वो बिला वजह में नहीं भी हो रही होंगी अल्लाह कोई ऐसी तरह इस तरह की चीज़, तो वो अज्यूम करने लग जाएगा, बिकॉज़ उसका दिमाग अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे 4 लिसनर से 1 लिसनर हो जाए, फ़र्क मुझे उस वक्त पड़ेगा जब अल्लाह ना करे मेरे शो की वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा देख के कंटेंट बच्चों को सुनाएं। खैर जनाब, 021345207191 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाक़यात या फिर ऐसी कोई जगह जिसके बारे में आप जानते हो हमें बता सकते हैं। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जनाब मोहम्मद अयाज कादरी अयाज जी। अयाज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अयाज, आपके साथ कोई वाक़या पेश आया आज तक? असल में मिनहाज भाई, मैंने आपको एक बार पहले भी एक वाक़या एफएम के हवाले से बताया था। मैं एक जगह गया था नात के हवाले से। असल में मैं कुछ टाइम पहले, तकरीबन कोई 8 साल पहले मैं ये काम करता था। ये अमल वाला? हाँ, मतलब लोगों की मदद के हवाले से ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मुझे मेरे जो पीर साहब थे उनकी तरफ से इजाजत मिली हुई थी कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने पास एक केस ऐसा आया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हाँ। अब मैं अगर किसी से यहाँ पे आप हमें सवाल करूं कि कोई बंदा 3 साल खाना खाए बगैर रह सकता है, तो यकीनन आप में से हर बंदा ये जवाब देगा कि जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल। मैंने एक ऐसी लड़की के पास में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ कि वो उनके भाई मुझे लेके गए कि मेरी बहन है, इसने 3 साल से कुछ नहीं खाया। 3 साल से कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। अच्छा, होता क्या था कि उनका पेट खुद ब खुद जैसे भर जाता है ना आपका खाए बगैर। कि हम खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक लज्जत के लिए भी खाते हैं। अच्छा खाना खाते हैं, लज्जत के लिए खाते हैं, और वो इस तमाम लज्जतों से तकरीबन 3 साल से दूर। सही। और इस कदर मसला था कि उनको जो है शाम जब मगरिब के बाद से जो दौरा पड़ता था, रात भर में 3 से 4 बार दौरा पड़ता था। और वो तकरीबन जमीन से 1.5 फुट ऊपर पैर हाथ समेत उठती थी, जैसे हवा में मोहल्लक होता है बंदा, उससे जमीन ताकि इतनी ज्यादा तकलीफ में थी। तो खैर मैं गया और मैंने चेक वगैरह किया और बाकी तमाम चीजें जो कर सकता था मैंने किया। और होता क्या था कि मैं जो मतलब एक पावरफुल चीज थी जो भी थी, और मैं कोई तावीज लिखता था ना, मेरा तरीका था कि मैं कोई तावीज लिखने के बाद वो माथे पे रखता था और फिर जो है उसके ऊपर फिर पढ़ाई करके फिर बाकी चीजों को खत्म करते थे हम। अच्छा, जब भी मैं तावीज सर पे रखूं तो व्हाइट पेपर है, जाहिर है उससे ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो फौरी तौर पे उस पे रेड खून के धब्बे आ जाते। सही। हालांकि माथे पे कोई ऐसी चीज नहीं होती थी कि सर फटा हुआ है या कहीं किसी को जख्म से तो खून आ रहा है, कुछ भी नहीं। सही। और इस तरह के मामलात हुए और काफी देर मैंने उसको कोशिश करी कि मेरे समलाई में आए। फिर एक हमारा होता है मराकबा वगैरह जो हम करते हैं, और हाजरात वगैरह जो अपने अमलियात रूहानी मामलात से चेक करते हैं कि हम कहाँ तक इस मसले को कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैंने जब कोशिश करी उस हवाले से काम करने की, तो मेरे को आया कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे में इस कदर पावर नहीं है। तो खैर ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पैसे के लिए किया था,
ना मैं पैसे के लिए गया था। तो मैंने उन साहब को बोला कि फना साहब हैं, ये आपने लकी स्टार देखा होगा, सही। लकी स्टार पे एक ये जो नेवी हाइट्स बने हुए हैं लकी स्टार पे, इसके सामने एक मजार है जो है ना, वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठते थे, उनको मियाँ साहब सारे कहते थे। तो मैंने उनके पास उनको भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और उनका वो मसला उन बुजुर्ग ने हल किया। और मसला था क्या आखिर? मसला ये था कि उनके ऊपर कोई काफिर जिन होता है ना, वो उसके ऊपर आशिक हुआ हुआ था, दूसरे मजहब का जिन। जी, दूसरे मजहब का जिन। और वो होता ये था कि आप जब भी कोई पढ़ाई करते थे तो वो मेरे तो काबू में नहीं आ रहा था, तो जाहिर है मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन जिस बुजुर्ग के पास मैं लेके गया था, आपने अल्फाज सुना होगा मजजूब। मजजूब, जी बिल्कुल। मजजूब जिसे होश नहीं होता कुछ, बिल्कुल। तो वो बुजुर्ग मजजूब थे। सही। मतलब पूरा दिन रोजे से होते थे, कभी कुछ खा लिया नहीं खाया, बस वो ऐसे ही रहते थे। सही। तो उनके पास में उनको लेके गया तो उन्होंने देखते के साथ ही बोला कि बेटा इस काम के नहीं आया। तो मैंने बताया बाबा जी, मैं खुद बोलता हाँ बेटा मैं जानता हूँ आप करते हो, लेकिन ये काम आपसे नहीं होगा। उस वक्त वो इस तरह बात कर रहे थे जैसे आप नॉर्मली मुझसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। तो उन्होंने फिर उस मसले को कुछ पढ़ा और उन्हें पढ़ के पानी पे दम करके दिया, बोले ये ले जाओ और रात में मगरिब के बाद उनको थोड़ा थोड़ा पानी पिला देना। अच्छा, वो वैसे जब भी कोई पानी पीती थी ना, पानी पिए या खाना खाएं, वो फौरन अगर मेरे सामने जो उन्होंने थोड़ा सा खाने की मैंने उन्हें बोला कोशिश करें, तो उन्होंने जब खाना खाया तो फौरन तकरीबन 5 मिनट में वापस उल्टी करके निकाल। मतलब वो खा नहीं सकती थी। जब अगर वो कुछ खाएंगी नहीं तो उल्टी नहीं होगी, वरना अगर कुछ खाते के साथ ही फौरन उल्टी होगी। जैसे उनका पेट भरा हुआ होता था, वरना आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 से 3 साल बंदा जिंदा नहीं रह सकता। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बड़ा वो अगर आप ये कुछ पूछना चाहें मैं हाजिर हूँ। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ये ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है कि एक बंदा 3 साल 2 साल खाना ना खाए। मैंने जब एक बुजुर्ग से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने, उन्हीं बुजुर्ग से जब मैंने पूछा और फिर मैंने अपने हमारे एक मीरपुर खास में एक जो मुझे ये काम सिखाते थे उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि वो खाना खाती नहीं है, लेकिन जैसे आपका एक होता है कि आप जबान और मुंह के जरिए चबा के खाना खा रहे हैं, इस तरह नहीं खा पा रही वो, लेकिन उसका पेट भर दिया जा रहा है। अच्छा, ये पॉसिबल है? वैसे ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब भी मैं बता रहा हूँ, शायद अगर कोई उनके घर से या कहीं कोई ऐसा कोई जानने वाला उनको कोई ये प्रोग्राम सुनना हो तो शायद वो तस्दीक भी कर देती। नहीं, तस्दीक तो मसला था। आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे आपकी बात पे शक नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछूं क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन है इस मामले में। आप कहते हैं कि आपने ये पढ़ा है, सिखाई, ये सीखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी कजन के साथ ये मामला था, लेकिन वो खाना तो खाती थी, लेकिन उसके ऊपर उनका इतना मसला खराब था कि एक आमिल साहब, आपको नॉर्मली पता है हमारे ठगने वाले आमिल बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो किसी साहब ने बोल दिया कि भाई मैं ये मसला हल तो कर दूंगा, लेकिन 10,000 रुपए लो। सही। 10,000 रुपए उनके घर एडवांस दूंगा। 10,000 रुपए उनके मेरे खाला ने दे दिए। जब दे दिए तो वो बोलने लगे मरीज को ले आओ। जब मरीज को लेके आए, रक्शे में घर पे लेने गए, वापिस आए तो यकीन करेंगे वो बंदा छत पे चढ़ा हुआ था और ऊपर से पैसे फेंक के वापस दिए कि इस पैसों को ले जाओ और इस मरीज को भी ले जाओ, वरना ये मुझे जान से मार देगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, मैंने वो काम किया और तकरीबन कई बार ऐसा हुआ कि मेरे अपने ऊपर अटैक हुआ है। 1-2 बार रक्षा
भी मैं जाते हुए रक्शे में, आप ऑटो में जा रहे होते हैं, वो रक्षा भी गलती हो क्योंकि मैं हिसाब नहीं किया हुआ था, तो इस तरह के मामला भी मेरे साथ पेश आए। और आपने कभी अयाज साहब, आपने कभी बज़ाहिरी तौर पे देखा है किसी जिन को सामने, बिल्कुल उसकी असल फॉर्म में? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को देखा है। और ये किस तरह हुआ आपके साथ? इस तरह एक्सपीरियंस कैसे हुआ ये? मेरे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ कि हम लोग हमारे जब असातिज़ा हमें सिखाते हैं ना, तो मैं आपको पूरी तरह तो खोल के नहीं एक बात बता सकता, ज़ाहिर है कुछ इजाजत के भी मामला होते हैं। सही। तो हम लोग मेरे को खास में एक गांव है, उसका नाम है काक बंगला। क्या नाम है? काक गांव का नाम है। सही। देखिए वहाँ पे एक दरगाह है सैयद बुरहान शाह, अगर कोई सुन रहा होगा तो वो शायद इसकी तस्दीक भी करे। वहाँ पे एक मस्जिद थी, वहाँ पे मैं जो है ये तमाम चीजें पढ़ता था मस्जिद के अंदर ना। और वहाँ पे ऐसा होता था कि वो चीजें फिर रात हम लोग तो भूखे प्यासे रहते थे सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे, यानी आप ये समझ लें कि सिर्फ इफ्तार में हम सिर्फ एक गिलास दूध का पी सकते थे अगर 3 दिन का चिल्ला कर रहे हैं। सही है। इसके अलावा कुछ नहीं, दिन भर आपने, और पानी भी सिर्फ शहरी के वक्त पीना है आपने, और उसके बाद रोजा रख लेना। तो फिर मैं जब वज़ाइफ पे बैठा तो मुझे इस तरह की चीजें डराने के नहीं है, बहुत सी चीजें आती थी नजर कि मेरे करीब कोई चीज आ रही है और इतना बड़ा मुंह है उसका, उतने बड़े लंबे लंबे दांत है कि जैसे मुझे पूरा निकल जाएगी। लेकिन हमें इजाजत नहीं थी कि हम अपने हिसाब से निकले, तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकले तो बचत हो गई, वरना अगर हिसाब से बाहर जाते तो यकीनन हमें नुकसान होता। चले, बहुत बहुत शुक्रिया यार साहब आपका, थैंक यू सो मच। और सर मैं आपसे एक और बात कहूँगा अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल, जल्दी से बता दीजिएगा, टाइम बहुत कम है बस। मैं एक ये कहूँगा कि आप जब नमाज पढ़ते हैं ना, आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग अक्सर सुनते हैं ब्लैक मैजिक का नाम सुनते हैं। जी जी। तो अगर आप हर नमाज के बाद 11 बार या मुमीतो पढ़ लिया करें तो आप इस चीज से काफी हद तक महफूज हो सकते हैं। आपने क्या बोला? या मुमीतो? जी, या मुमीतो। इसका मतलब क्या होता है? ए जिंदा रहने वाले, मौत से पाक। मौत से पाक। जी, अल्लाह ताला का नाम है। आप अपने दिल पे हाथ रख के इसको पढ़ें, इससे बहुत फवायद हासिल होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो काले इलम और ब्लैक मैजिक के जो असरात होते हैं इससे भी आप महफूज रहेंगे। और इसकी कोई वो नहीं है कि कोई 10 दफा पढ़ें या 2000? मैंने बताया 11 बार पढ़ें। 11 दफा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया यार साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अपना, अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉलर थे, थैंक यू अयाज, आपने कॉल की और अपने साथ हुए एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए। मतलब ये मैं अभी तक जो है ना बिल्कुल परेशान हूँ कि 3 साल या 2 साल कोई शख्स बग़ैर खाए ज़िंदा रह सकता है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई तरीका होगा जो पेट भर रहा होगा, कोई भी जो भी जिन विन या जो भी चीज़ थी। खैर चले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। आफरीन की ईमेल है, वो आफरीन की ईमेल है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफरीन है और मैं कराची से हूँ। मैं जो बात शेयर करना चाह रही हूँ एक्चुअली ये शायद कुछ हॉरर नहीं है मगर मेरे लिए अजीब ज़रूर है। मैं अक्सर बचपन में अपने मामू के यहाँ हैदराबाद जाया करती थी और वो काफ़ी बार घर चेंज कर चुके थे और हर बार कोई डबल स्टोरी घर ही होता था। हैदराबाद लतीफ़ाबाद के ऑलमोस्ट हर दूसरे घर के बारे में ये मशहूर है कि वो हॉन्टेड है और अक्सर रोड सन्नाटे वाली ही रहती हैं, चाहे दिन हो या रात। मैं अकेले पता नहीं क्यों और कैसे छत पर पहुंच जाया करती थी और ऐसी हालत में पहुंचती थी जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। और पहुंचने के कोई 15-20 मिनट बाद मुझे फील होता जैसे मैं होश में आ गई हूँ और फौरन वहाँ से भागकर नीचे आया करती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे
उस जगह लेकर जा रहा है। आई डोंट नो कि मामू का कोई घर हॉन्टेड था या नहीं, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच आफरीन। आई थिंक आफरीन ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक बड़ी नॉर्मल बीमारी है जिसको स्लीप वॉकिंग कहते हैं, और आज के दौर में भी लोग सोते में चलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इनको ये प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता। तो ये स्लीप वॉकिंग का ही मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। अगर अभी भी होता है ऐसा तो बड़ा आसान है इसको देखना कि आप अपना मोबाइल ऑन करके छोड़ दें, सो जाएं, या कैमरा लगा के सो जाएं और आप पूरे अपने देर रात की एक्टिविटी नोट कर लें, आपको पता चल जाएगा। मतलब बहुत सारी अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जिससे पता चल सकता है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपने सोते हुए क्या किया, कैमरे के ज़रिए पता चल जाएगा। खैर it's 1:52 और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है। जाते जाते हम लास्ट ईमेल पढ़ते हैं जो कि नम्रा अली हैं, उन्होंने भेजी है। और एक वेबसाइट है रेडिट, दुनिया की एक बहुत मशहूर वेबसाइट है। उधर लोग अपने साथ हुए रैंडम तरीन वाक़यात शेयर करते हैं, और वो सिर्फ हॉन्टेड ही नहीं बल्कि सारी दुनिया भर की जो बकवासियत है वो इंटरनेट पे और रेडिट पे मौजूद है। अगर आप लोग को मौका मिले तो reddit.com ज़रूर जाइएगा, REDDIT। खैर उसका एक वाक़या हमसे शेयर किया। वो कहते हैं कुछ ईमेल इस तरह की कि दिस विल probably get buried but 2 years ago myself and 2 other people were camping in Yellow Bottom which is in the Cascades of Oregon. About 3 a.m. I woke up hearing what sounded like a bunch of people having a campfire party. Nothing huge, not even scary, just talking, laughing, stuff like that. I was kind of pissed since we've specifically come up to get away from the college kids and such, and now somebody had set up camp what sounded like less than 100 yards away. But I couldn't see fire or light through the tent walls, and since that was my big concern, fire in the woods, I just kind of ground my teeth about it and went back to sleep. About an hour later, I wake up again. This time somebody's let a little kid start crying, and it's really annoying. Like not wailing but just sniffles. That long-term crying that kids do. I listened for about 5 minutes, and since I'm not a monster, I've kind of got this tricky feeling that maybe there's trouble. You know, little kids crying all alone. Where the hell are the parents? I started to get up, and my friend who I thought was sleeping grabs my arm, just about giving me a heart attack, and says, "Don't go out, just wait." He knows the woods better than me, and he sounded actually scared. So I sit and wait. And yeah, a few minutes later, the crying stops and the party starts back up. But the weird thing is, I can't really pinpoint now that what direction the party is coming from, because I was trying to tell if maybe it was a group who had found the kid and now they were all talking together, but I couldn't tell what direction it was from. The party went on for about an hour, just until the dawn. Then all of a sudden, nothing, like cut off in the middle of a live silence. I was completely freaked out, and I think I might have made a noise when it just stopped like that. My friend, who hadn't even set up the entire time, just said, "Stick Indians," and then rolled over and fell back asleep. I got up when the sun was finally completely up and made coffee and kind of looked around, but I'm not brave enough that and didn't go far. But there was nothing, no campfire, no tents I could see, nothing. We packed up that day and I asked him what a stick Indian was, and he wouldn't tell me. Had to come back and Google it,
And even now I am not sure if what's online is true or made up or what, but if you look it up, apparently it's some kind of Yaquina forest spirit. If I'm माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं गलत word pronounce कर रहा हूँ, that lures people out by making noises like crying babies or people having a party and then, I don't know, eats them or something. Stick Indian is another name for Wendigo. They are a part of Native American legend. I'm actually terrified of them. I'll tell about them more in my next email. Best regards. All right. चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर द ईमेल, थैंक यू फॉर द कॉल्स. बहुत बहुत तमाम लोगों का शुक्रिया. इस तरह की ये जो अभी हमने ईमेल पढ़ी है, ये अक्सर औकात लोग जो कैंपिंग करते हैं, जंगलात में जाके, पहाड़ों में जाके रहते हैं, शहरों के शोर शराबे से दूर, वो अक्सर इस तरह के वाक़यात के साथ वापस आते हैं. किसी बच्चे की आवाज़ आना, लोगों की बातों की आवाज़ें आना, जब देखना तो वहाँ पे कोई नहीं होना. जैसे शहर की अपनी ज़िंदगी होती है, वैसे ही पहाड़ों की अपनी एक ज़िंदगी है, जंगलात की अपनी एक ज़िंदगी है, समंदर में रहने वाली मखलूक़ात की अपनी एक ज़िंदगी है. हमें लगता है कि जिस तरह हम ज़िंदगी बसर करते हैं, शायद बाकी तमाम चीज़ें भी इसी तरीके से ज़िंदा हैं, लेकिन हम गलत हैं. जैसा कि हमें लगता है कि हमें सब मालूम है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ नहीं मालूम, सिर्फ आइडिया है. जैसे बहुत सारे लोग अभी ये सोच के हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे कि क्या बेकार बातें हैं, 2019 में बैठे हुए और जिन्नात के बारे में बातें हो रही हैं. बस इस बात से अनजान है कि जिस जगह पे वो बैठ के भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, शायद वो अकेले ना हो. हो सकता है कि जिस कमरे में अभी आप बैठे हुए हों, या जिस हॉल में आप बैठे हुए हों, या जिस दफ्तर में आप बैठे हों, तो शायद आप अकेले हों, पर यह आपका वहम हो सकता है कि आप अकेले हैं. शायद आप अकेले नहीं. कहा जाता है कि इन मखलूक के बारे में जितनी बात की जाए, ये उतने ही इनक्विजिटिव हो जाते हैं और करीब आ जाते हैं कि आखिर सुने तो इनके बारे में बात क्या हो रही है. तो शायद जिस कमरे में अभी आप मौजूद हैं, जिस बिस्तर पे आप लेटे हुए हैं, जिस अलमारी की तरफ आप देख रहे हैं, या जिस खिड़की की तरफ आपकी निगाह है, हो सकता है ये मखलूक वहीं हो. आप तो इसको नहीं देख पा रहे, लेकिन शायद ये आपको देख रही है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते हमारा YouTube चैनल है www.youtube.com/minhaj-ali-askari. उधर लेट नाइट हॉरर शो की लेटेस्ट एपिसोड्स अपलोड होती हैं. मौका मिले तो सब्सक्राइब कीजिएगा. खुदा हाफिज़.